ओम शांति। आपका प्रश्न है संस्कृत और तमिल साहित्य प्राचीनतम, इसमें समानता और समय क्या है? सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ये सृष्टि चक्र चलता कैसे है और ये सृष्टि चक्र में कब और कैसे आते हैं। सृष्टि चक्र जिसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में देखते हैं। ये चारों युग लगातार चलते रहते हैं और इस सृष्टि में अपने निश्चित समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और ये सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये चक्र हूबहू रिपीट होता है, जिसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये राज स्वयं परम पिता परम आत्मा ने समझाया है। इस अद्भुत राज को समझ लेंगे तो इसे समझना आसान होगा। परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया कि बच्चे, ये संसार का नाटक केवल और केवल 5000 साल का है। ये हम देख रहे हैं हमारे सामने सृष्टि चक्र का नक्शा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग लगातार चलते हैं। जब इस धरती पर सतयुग त्रेता होता है तो धरती केवल एक खंड होती है और जब त्रेता के बाद द्वापर शुरू होता है तो ये खंड टुकड़े टुकड़े होता है, जिसे हम अभी देखेंगे। तब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, सभी धर्म पिताएं आते हैं। अब ये टुकड़ा टुकड़े कैसे होता है इसे हम देखेंगे। ज्योग्राफी साइंस के अंदर हमें पढ़ाया जाता है कि धरती कभी एक खंड थी। जब ये धरती एक खंड थी उसे पेंजिया कहा जाता था, पर उस समय उसका नाम नहीं था। ये पेंजिया नाम भी अभी दिया गया, जिसे बाद में जब त्रेता के बाद सतयुग त्रेता में ये एक ही खंड होता है, जिसे भारतीय सनातन धर्म के अनुसार भारत संज्ञा दिया गया, भारत इसका नाम दिया गया। जिसे जब यहाँ से टुकड़े टुकड़े हुए, ये पेंजिया टूटा, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये देशों के खंडों के नाम दिए हैं और जब टुकड़े हुए तो ये आज की इस पोजीशन में आ जाते। अब जब ये टूटा तो जो लोग जिस खंड पर गए उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सारे मर गए। आज जो इस पृथ्वी पर इतिहास अवेलेबल है वो इस समय से अवेलेबल है। इस बात को समझने के बाद आपको सारी बातें समझना आसान होगा और फिर जब परिवर्तन होता है तो ये सारे खंड फिर से मिल जाते हैं। जब इस धरती पर सतयुग त्रेता होता है तो ये सारे खंड एक, जिसे भारत कहा जाता है, और जब द्वापर शुरू होता है तो यही खंड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब वो जब जंगलों में खड़े थे, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, कुछ स्थान नहीं था, तो उन्होंने अपना जीवन नदियों के सहारे, पहाड़ों पर, गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया और अपनी दिनचर्या को बनाया।
और आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो भी भाषा थी वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए, लिपि बनाई, फिर वो अपनी बातों को भाषा के रूप में कहने लगे। एक की बात दूसरे को समझ में आ गई, यही उनकी भाषा होती थी। अब उन विद्वानों में जो समझदार थे, उन्होंने अपनी बातों को समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाने के लिए लिखा, परंतु उनकी भाषा में कोई नियम नहीं थे, व्याकरण आदि नहीं थी। तो जो भारत की धरती पर लिखा गया, जो दूसरे देशों में खंडों में लिखा गया, सभी के सभी खंडों में एक ही प्रकार की भाषा रही। जब हम लिपि को, सारे विश्व की लिपि को या सारे विश्व की प्राचीन शब्दों को इकट्ठा करते हैं तो हमें उनमें समानता मिलती है। इस बात को आप समझ सकते हैं, जैसे संस्कृति में मातृ कहा गया, इसी प्रकार मैटर, मदर, अलग अलग भाषा में इसी प्रकार से मिलते हुए शब्द मिलते हैं। पितृ, पैटर, फादर, भाई, ब्रदर, इस प्रकार से उनका जो मूल है, ओरिजिन, वो एक जैसा लगता है और उनकी बनावट भी एक जैसी लगती है। बाद में धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी उठता है कि लगता है कि जितनी भी सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन की, मिस्र की, जो भी सभ्यताओं को खोजा गया, उन सभ्यताओं में भी ये समानता मिलती है कि उनका रहन सहन, खान पान एक जैसा है, जो इस बात को सबूत देता है कि कभी ये एक साथ रहते होंगे। तो ये सभ्यताएं उसी समय की हैं, आदिकाल की। आदिकाल कौन सा? द्वापर के बाद, धरती के टुकड़े होने पर, क्योंकि सभी आए तो एक ही खंड से थे। उन्होंने वहां उसी प्रकार से रहन सहन शुरू किया। धीरे धीरे वहां के वातावरण के अनुसार, वहां की परिस्थितियों के अनुसार उनके रहन सहन, खान पान में परिवर्तन आया। जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, साहित्य है, कोई भी लिखित साहित्य आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, 2500 साल को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे मैं आपके सामने अभी दिखाने वाला हूं, तमिल और संस्कृत साहित्य, ये दोनों एक ही समय के हैं। अब उसमें कोई कुछ भी कहता रहे, कहने वाले का मुंह हम रोक नहीं सकते, परंतु सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। सच्चाई में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको सबसे पहले संस्कृत के बारे में दिखा रहा हूं कि संस्कृत भाषा कब और कैसे इस पृथ्वी पर आती है। संस्कृत का इतिहास 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है आदिकाल, वेद साहित्य लिखे गए, वेद जिसके अंदर लिखे गए हैं। और उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जिसका समय उन्होंने लिखा है 450 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद इसका मध्य काल दिया है 10 से 450 ईस्वी तक, जिसमें अन्य शास्त्रों की रचना हुई। और उसके बाद तीसरा आता है, इसके बाद दर्शन शास्त्र लिखे गए, वेदांग लिखे गए, दर्शन सूत्रों को बनाया गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सेशन पूरा होता है। और उसके बाद जब तीसरा आता है, उसमें काव्य तथा कुछ प्रमुख साहित्य भी लिखे गए। इसी समय पाणिनि आते हैं। पाणिनि जो है वे पहला व्यक्ति है जिसने व्याकरण लिखी। व्याकरण लिखने पर उन्होंने अष्टाध्यायी व्याकरण के अंदर जो सूत्र बनाए वो वैदिक संस्कृत में नहीं थे। उन्होंने कभी भी संस्कृत भाषा का जो वेद लिखे गए ऋषियों के द्वारा, उन्होंने कहीं अपना ये नहीं लिखा कि हम संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा को कोई नाम नहीं दिया। परंतु पाणिनि ने जब व्याकरण लिखी, ये व्याकरण ईसा से 300 साल पहले लगभग लिखी गई। कई कई
लेखक या कहने वाले इसको बहुत पुराना भी कहते हैं। परंतु प्रामाणिक रूप से हम देखें कि वैदिक संस्कृत पाणिनि की जो संस्कृत है, उस व्याकरण के अनुसार उसके बाद जो लेखक हुए कालिदास, बाणभट्ट और वाल्मीकि, व्यास, इन्होंने बैठ करके ये रामायण, महाभारत, कादम्बरी और अभिज्ञान शाकुंतलम ये लिखे गए। इनकी भाषा एक ही है। तो ये स्पष्ट होता है कि इसमें अष्टाध्यायी व्याकरण के नियमों का पालन किया गया, तो ये उसके बाद लिखे गए। अब उसी वाल्मीकि रामायण के लिए अंधविश्वासी बस त्रेता में लिखा गया था, त्रेता तो बहुत पहले था, तो कह दिया वाल्मीकि रामायण तो हजारों साल पहले लिखी गई। कह दो भाई, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है, परंतु सच्चाई तो यह है कि भाषा ये बताती है कि वाल्मीकि रामायण अब से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई। अब इसी समय व्यास ने महाभारत भी लिखा। अब उनके हिसाब से व्यास ने महाभारत द्वापर में लिखा था, दोनों की भाषा एक है। वो कहते हैं वो 5000 साल पहले लिखा गया। कह दो। अब इसी प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि भाषा का इतिहास हमें बहुत सीधा स्पष्ट करता है कि ये 2000 साल पहले लिखे गए पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के बाद, उससे पहले नहीं लिखे जा सकते। उससे पहले लिखे गए हैं वेद। अब वेदों की भाषा में व्याकरण के नियम पूरी तरह से लागू नहीं है। नेचुरली उनके लिखने में, उनके बोलने में व्याकरण का प्रयोग हो गया, वो उनका स्वाभाविक हुआ, परंतु अब उसमें व्याकरण के नियम पूरी तरह लागू नहीं होते हैं, तो उसका नाम पाणिनि ने ही दिया कि वो है वैदिक संस्कृत। हमारी है संस्कृत सुधरी हुई भाषा और वो है वैदिक संस्कृत। तो इस प्रकार से हमें संस्कृत के समय को देखा कि संस्कृत का जो साहित्य है वो अब से 2300 साल पहले लिखा गया। उसका इससे पहले कहीं भी हमें प्रमाण नहीं मिलता है। तो अब हमने देखना है कि संगम का साहित्य, जो हमारा तमिल साहित्य है, उसे तमिल साहित्य भी कहा जाता है, संगम साहित्य भी कहा जाता है। अब ये भाषा भारत के अंदर हुई। भारत एक ही खंड के अंदर दो हिस्से में जो लोग बटे, जिसके कारण उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर जरूर मिलता है, परंतु प्रैक्टिकल में हम देखेंगे तो उसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि खंड एक है, निवासी एक हैं और उनके दिनचर्या भी एक है। तो जब उनकी दिनचर्या एक है, रहन सहन एक है, देश एक है, भूमि एक है, खंड एक है, तो हम बहुत ध्यान से देखकर समझ सकेंगे कि इनके भाषा का समय भी एक ही है। इसको हम देखते हैं। ये तमिल साहित्य का इतिहास शुरू होता है, पहली पुस्तक लिखी गई तोलकापियम। इनके लेखक थे तोलकापियार। जैसे ऋग्वेद हमारा संस्कृत भाषा का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, ऐसे ही तमिल साहित्य का ये पहला लिखित उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले कुछ लिखे गए तो हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। सबसे पुराना तमिल साहित्य में इसको माना जाता है। इसे संगम साहित्य कहो या तमिल साहित्य, दो नाम इनको दिए जाते हैं जो ये लिखे गए। अब आता है कि ये भी वंडरफुल बात है कि आप देखेंगे उसी प्रकार से जैसे वेदों के बारे में या रामायण और महाभारत के बारे में जो उनके समर्थक होते हैं वो उसको लाखों साल कहेंगे, परंतु संगम साहित्य
प्रमाणिक साहित्य के रूप में ईसा से 300 साल पहले ही ये पुस्तक लिखी गई। अब कहने को कहते रहो, तमिल कह के हम सबसे पुराने हैं, संस्कृत कह के हम सबसे पुरानी है, धरती वही है, खंड वही है, समय वही है, और इतिहास का आरंभ ही एक समय हुआ है। लगभग 10, 20, 100, 50 साल आगे पीछे हो सकता है, परंतु 2500 साल से पुराना नहीं जा सकता, क्योंकि ये इतिहास कोई भी सर्टिफाइड रिटन बुक 2500 साल से पुरानी नहीं मिल सकती। तो इसी प्रकार से तमिल साहित्य भी उतना ही लगभग पुराना है जितना पुराना संस्कृत का है। तो फर्क इतना है, जो लोग उत्तरी भारत में थे उन्होंने जो भाषा बनाई वो संस्कृत कहलाई, और जो तमिल में चले गए उन्होंने अपना तमिल कर दिया। थे तो एक ही परिवार, भाषा थी तो एक, लगभग बनावट भी मिलती है, शब्दों का भी बहुत मेल है, परंतु आप समझ सकते हैं कि इतना दूर रहने के कारण थोड़ा उनके शब्दों की अभिव्यक्ति में, बोलने में अंतर तो स्वाभाविक रूप से आना ही आना था, और वो आया। ना केवल ये दोनों, बल्कि पूरे विश्व की भाषाएं लगभग इसी समय ही डेवलप हुई, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो हिब्रू हो, जो भी भाषा हो, सारी प्राचीनतम भाषाओं का हमारे सामने जो सर्टिफाइड लिटरेचर अवेलेबल हुआ है वो लगभग इसी समय के आसपास है। अब तिथियां गणना करने में थोड़ा अंतर तो मिल सकता है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि सारा जो भी हमें गूगल में सर्च करते हैं सब ईस्वी सन में मिलता है। अब ईस्वी सन तो अंग्रेज जब भारत में आए, अच्छा भारत में अंग्रेज आए तो वही समय था कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर शासन किया और पूरे विश्व के इतिहास को उन्होंने अपने ईस्वी सन में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने में 10, 20, 100, 50 साल का अंतर हो सकता है, इसलिए दोष दिया जाए कि उन्होंने तिथियों को हेर फेर किया, वो आपकी अपनी मर्जी है, परंतु सच्चाई ये है कि ये साहित्य, कोई भी लिखित साहित्य इसी समय का ही है, इसके बाद का है, उसको उसकी रचना के हिसाब से नापा जा सकता है, समझा जा सकता है। इससे पुराना साहित्य, 2500 साल से पुराना साहित्य बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि धरती के टुकड़े टुकड़े होने पर कुछ भी किसी खंड में नहीं गया। जो ऊपर की धरती थी नीचे और नीचे की धरती ऊपर, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ जिसको आप एक परिवर्तन से समझ सकते हैं। जहां आज तिथि सागर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जहां आज हिमालय पर्वत है पहले वहां क्या था, तो उसका राइट जवाब यही होता है कि यहां पर टिथिज सागर था। आप समझ सकते हैं कि जहां समुद्र था वहां हिमालय पर्वत उभर आया, कितना बड़ा परिवर्तन इस पृथ्वी पर आया होगा। उसके बाद जहां जहां जो गए उन्होंने अपना अपना साहित्य लिखा। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।